हेलो गाइस, दिस इज मी अविनाश आर्या एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैप्सूलाइज एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि जेपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स हैं। जेपीएससी का बहुत जल्दी पीटी का रिजल्ट आ जाएगा और मेंस के एग्जाम होने वाले हैं और यूपीएससी का भी इस बार का रिजल्ट आ चुका है और नेक्स्ट सेशन शुरू हुआ। ठीक है, तो अगर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स से बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपके मेंस से भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जाते हैं जब मेंस का पेपर होता है उससे रिलेटेड, और पीटी में भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आपको बेसिक चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स में इससे पहले का जो मेरा वीडियो था उसमें मैं ऑलरेडी आपको दो चीज़ें बता चुका हूँ जो इसके बेस होते हैं। पहला है इसकी मौद्रिक नीति के बारे में, जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति। राइट, राजकोषीय नीति, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। इन दोनों के बारे में मेरा जो प्रीवियस वीडियो वो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज आपको उसमें मिल जाएगा। आज जो हम लोग टॉपिक कर रहे हैं वो नेशनल इनकम के बारे में। नेशनल इनकम जाने से पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारा नेशनल इनकम है, जो हमारा राष्ट्रीय आय है, एक्चुअली में हमारे इंडिया में आप देखोगे तो जनरली इसको किस वर्ड में यूज किया जाता है? आप क्या सुनते हो कि हमारा नेशनल इनकम इस बार कितना रहा? उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो हम लोग उसको एक्सप्रेस करते हैं जनरली जीडीपी के टर्म में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हम लोग किसको बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक। इसी को हिंदी में बोला जाता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो आपको याद रखना है सकल घरेलू उत्पाद बोला जाता है। और उसके बाद जीडीपी के टर्म में हम नॉर्मली बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि इस साल हमारा जीडीपी कितना रहा, इस साल हमारा जीडीपी कितना रहेगा, या पिछले साल इतना रहा था। आप सुनते होंगे वर्ड। लेकिन ये जो जीडीपी या कोई भी नेशनल इनकम निकाला जाता है वो किसके लिए निकाला जाता है, किस वर्ष के निकाला जाता है? तो इकोनॉमिक्स में उसे कहा जाता है फाइनेंशियल ईयर। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर है जिसको वित्त वर्ष बोला जाता है। ठीक है, और इंडिया में वित्त वर्ष जो चलता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन टेबल के हिसाब से चलता है। यानी जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हो 2023-24, तो ये जो है ये ग्रेगोरियन है। ठीक है, और ये कब है? 1 अप्रैल से आपका जो चलता है, ठीक है, वो चलता है 31 मार्च, यानी 31 मार्च तक। 1 अप्रैल 2023 से जो चलेगा वो 31 मार्च 2024 तक चलता है। तो इस तरह से जो पिछला अभी हमारा जो है वो 2024-25 चल रहा है। ठीक है, करंट हमारा क्या चल रहा है? 24-25, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025। लेकिन चूंकि अभी इलेक्शन आ गए हैं तो इस बार का जो बजट आया था वो कैसा बजट आया था? वो अंतरिम बजट आया था। चूंकि क्या है, अंतरिम बजट किसको बोलता है? जो इलेक्शन से पहले जो बजट होते हैं, क्योंकि इसके बाद नई सरकार का गठन होगा तो नई सरकार के गठन से पहले जो बजट आता है उसको अंतरिम बजट बोलते हैं, क्योंकि वो अंतिम बार पेश किया जाता है। उसके बाद नई सरकार फिर बन जाती है। हो सकता है यही सरकार बन जाए तो फिर से सरकार अपने नए बजट के साथ अगले बार आएगी, लेकिन इस बार जो बजट आएगा या फिर ये सरकार चेंज हो जाए तो नई सरकार अपना बजट लेकर आएगी। तो आपको देखना है कि अंतरिम बजट होता है, जो भी इलेक्शन से पहले के बजट होते हैं उसको अंतरिम बजट कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारा ये जो नेशनल इनकम होता है इसको कैसे हम लोग बोलते हैं कि इस साल हमारा जीडीपी इतना रहा। इसका मतलब है कि हमारे इस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत जितने भी हमारे गुड्स और सर्विसेज के जो मॉनेटरी वैल्यू, जो मौद्रिक जो हमारा पूरा वैल्यू हुआ है, जितना हमारा इनकम हुआ हमारे कंट्री के अंदर। राइट, हम सिर्फ अभी जीडीपी हमारे कंट्री के अंदर के पार्ट से निकाला जाता है। कंट्री के अंदर जो भी गुड्स और सर्विसेज होंगे, ठीक है, वस्तु और सेवा जो आप बोलते हैं, वस्तु और सेवा जी, इससे रिलेटेड जो भी इनकम मिलेगा सरकार को, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत एफवाई के अंतर्गत जो भी गुड्स एंड सर्विसेज सरकार को क्या होते हैं, जो पैसा प्राप्त होता है, उसके अंतिम मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। याद रखिएगा, द फाइनल मॉनेटरी वैल्यू। ठीक है, यानी अब जीडीपी क्या है? जीडीपी को हम लोग बोला जाता है द फाइनल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? किसमें? इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। तो सरकार को इससे जो भी मॉनेटरी वैल्यू मिलेगी, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स मतलब आपको पता है जो भी चीजें हम यूज करते हैं वो गुड्स और सर्विसेज, जो सर्विसेज सरकार हमें देती है, जैसे कि रोड हो गए, वो एक सर्विसेज रूप में हम यूज करते हैं, बदले में हम सरकार को पैसा देते हैं, जिससे सरकार को इनकम मिलता है। राइट,
उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट जाते होगे तो आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, तो खाना तो आपका गुड्स हो गया, लेकिन बदले में जो आपको सर्विसेज मिलती है, बदले में आप सर क्या करेंगे, तो वहाँ पर पैसा देके आते हो, वो फिर वो रेस्टोरेंट वाले सरकार को पेमेंट करते हैं टैक्स के रूप में, जिससे सरकार को इनकम मिलती है। तो सर्विसेज के रूप में बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साधन हैं, एंटरटेनमेंट का सर्विस मिलता है आपको, ठीक है। उसके अलावा कल्चरल जो होते हैं उसके सर्विसेज मिलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सर्विसेज जो हम सरकार की तरफ से मिलते हैं, बदले में हम सरकार को टैक्स देते हैं और सरकार को उससे इनकम प्राप्त होता है। तो जो भी गुड्स, और गुड्स मतलब हम जो डेली यूजेस के सामान यूज करते हैं वो सारे गुड्स हैं, राइट। तो जितने भी गुड्स और सर्विसेज के थ्रू सरकार को जो पैसा सीधे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में किसी भी रूप में जाए, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी रूप में जाए सरकार के पास, तो उन सारी चीजों से जो पैसा एक साल में आता है सरकार के पास, उसके अंतरिम मौद्रिक मूल्य को ही क्या बोला जाता है, जीडीपी बोला जाता है, ठीक है। और हमारे याद रखिएगा जो हमारा नेशनल इनकम है जनरली किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, तो जनरली जीडीपी के रूप में यूज किया जाता है। आगे हम देखेंगे कि ये तो जनरली है, लेकिन अगर आप देखोगे कि वास्तव में किसमें एक्सप्रेस किया जाता है, तो वो भी हम चलिए आगे देखते हैं। तो पहला जो पार्ट है नेशनल इनकम निकालने का, उसमें पहला जो टर्म आता है वो है जीडीपी, ठीक है। हम लोग मेंस में देखेंगे कि इसके क्या मेथड्स होते हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं कि आप नेशनल इनकम की व्याख्या कीजिए भारतीय संदर्भ में, ठीक है। तो भारतीय संदर्भ में नेशनल इनकम कैसे इसकी गणना करते हो, ठीक है। तो उसमें एक बहुत अच्छा आंसर बनता है उसका, वो क्या मेथड्स हो सकते हैं, कैसे उसको लिखना है, कैसे समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में मेंस में हो या जेपीएससी में मेंस में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो चार्ट फ्लो बना रहा है इकोनॉमिक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लो कैसे दिखाते हो, जिसको हम लोग ग्राफ भी बोलते हैं। तो ये ग्राफ या फ्लो जो हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इकोनॉमिक्स में, साथ ही फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, और प्रेजेंट में हो सकता है इससे कौन से रिलेटेड जीडीपी से एग्जांपल्स हो, वो हम करंट जीडीपी का दे सकते हो, कितना हमारा जीडीपी रहा, और इसके अलावा कौन से ऐसे कुछ आर्टिकल्स होंगे जिसका यूज हमारा क्या है इस पूरे पर्टिकुलर में जो नेशनल इनकम है उसमें कुछ हो सकता है, तो हम उसको पॉलिटी का कुछ पार्ट भी उठाते हैं जो आर्टिकल से रिलेटेड होता है, जो उसमें डालते हैं, ठीक है। उसके अलावा और बहुत ऐसी चीजें होती हैं जिनको सजोना होता है आपका मेंस राइटिंग में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ मेंटर मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को सब चीज बताऊँ जब आप यहाँ पर क्लास करो तो, ठीक है। और जब मेरे वीडियोज में जितना टाइम लगता है मैं उसमें बताने की कोशिश करता हूँ। तो पहला आपने जीडीपी देख लिया, दूसरा जो मेरा है वो आपका एनडीपी है, राइट। एनडीपी जो होता है सिंपल आप समझ लो, जीडीपी जो है आपका यानी एक साल में जीडीपी चूंकि क्या है डोमेस्टिक है, ठीक है, यानी देश के अंदर है, तो देश के अंदर में जितने भी आपको प्रॉफिट है, सरकार को जो इनकम हो, प्रॉफिट नहीं जो सरकार को इनकम हो, राइट, उसमें सरकार क्या है जैसे कि घिसावट को माइनस कर देता है। घिसावट मतलब हो गया कि सरकार अपने अंदर जब पैसा कमाती है तो उसको मेंटेनेंस के लिए, चाहे वो रोड का मेंटेनेंस हो, फैक्ट्री का मेंटेनेंस हो, किसी गुड्स का मेंटेनेंस हो, किसी सर्विसेज का मेंटेनेंस हो, मेंटेनेंस करने में सरकार का पैसा खर्च होता है, राइट। तो सरकार का पैसा जब खर्च होता है तो वो क्या होता है, सरकार को लॉस होता है, तो जितना इनकम हुआ उसमें लॉस को हम दिखा देते हैं, उसी को हम लोग घिसावट या टूट बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग डिप्रिसिएशन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन हम जब माइनस कर देंगे तो हमारा एनडीपी आ जाएगा। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है जीएनपी। जीएनपी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है कि जीडीपी में जब आप क्या कर देते हो, फॉरेन जो आप इनकम ऐड कर देते हो, ठीक है, फॉरेन इनकम ऐड कर देते हो, तो जीडीपी में क्या फॉरेन इनकम ऐड करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आता है उसको हम जीएनपी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना पड़ेगा। जीएनपी के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मेरा फॉरेन इनकम है वो क्या है। फॉरेन इनकम को हम लोग आप देखोगे तो तीन कैटेगरी में बांटते हैं। पहला जो हमारा कैटेगरी फॉरेन इनकम का वो बहुत सिंपल है, वो है आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ट्रेड बैलेंस, ठीक है, इसका जो ट्रेड बैलेंस होगा। दूसरा आपका क्या है, तो आप जो इंटरेस्ट भरते हो, इंटरेस्ट का पैसा, वो है फॉरेन में मेरा कितना इंटरेस्ट का पैसा जा रहा है। और तीसरा है रेमिटेंस, ठीक है। रेमिटेंस का एग्जांपल है जैसे एनआरआईज का जो पैसा आता है, एनआरआईज जो मनी होता है यानी नॉन रेसिडेंशियल जो रेसिडेंशियल इंडियन होते हैं जो विदेश में भारतीय बसे होते हैं, वो जब भारत को पैसा भेजे मान लीजिए तो वो क्या होता है, वो रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होता है, या कोई और गिफ्ट के रूप में पैसा रहा वो भी रेमिटेंस के रूप में सरकार को, तो वो भी रेमिटेंस के रूप में प्राप्त होता है। अब हम लाते हैं कि इसमें दो कंडीशन हो जाते हैं कि आपका जीएनपी डिपेंड करेगा कि आप कैसे कैटेगरी में हो। एक पहला, या तो आप डेवलपिंग कंट्रीज में हो, डेवलपिंग कंट्रीज में हो और पिछड़े में हो, ठीक है, या फिर बैकवर्ड कंट्रीज में हो, या फिर आप डेवलप्ड कंट्रीज हो, ठीक है। अब क्या होता है समझिए, डेवलपिंग कंट्रीज हम पहला कंडीशन देख लेते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में जीएनपी का क्या इंपैक्ट होगा। तो इसका इंपैक्ट ये होगा डेवलपिंग कंट्रीज में कि आप देखोगे कि मैंने बताया फॉरेन कंट्रीज से जो पैसा आता है हम उसको ऐड करते हैं किस पे, जीडीपी में। तो भैया फॉरेन कंट्री डेवलपिंग कंट्रीज में जब आप जाओगे ट्रेड बैलेंस देखोगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का पहला, ठीक है, इसी से पैसा क्या होता है, विदेश का पैसा हमारे पास आता है और हमारा पैसा विदेश में जाता है। तो जब जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वो क्या ज्यादा करेंगे, क्योंकि उनके पास संसाधन कम होते हैं, ठीक है, और उनके डिमांड ज्यादा होते हैं, संसाधन कम होने की वजह से, डिमांड ज्यादा होने की वजह से वो क्या करते हैं, तो वो एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट क्या करते हैं
ज्यादा करते हैं, यानी आयात ज्यादा करते हैं, ठीक है, और निर्यात कम करते हैं डेवलपिंग या बैकवर्ड कंट्रीज, क्योंकि उनके पास निर्यात करने के लिए होता नहीं है, क्योंकि डेवलपिंग खुद ही आगे बढ़ रही है किस तरह संसाधन को यूज करके, ठीक है, तो वो मंगाते ज्यादा है, क्योंकि ये मंगाते ज्यादा है तो इनका क्या होगा, पैसा क्या होगा, बाहर ज्यादा जाएगा, बाहर कंट्रीज में इनका पैसा क्या होगा, ज्यादा जाएगा, और बाहर कंट्रीज में अगर इनका पैसा ज्यादा जाएगा तो सिंपल सी बात है कि इनका जो पैसा ज्यादा जा रहा है यानी इनको क्या होगा, लॉस होता है, तो यहाँ पर इनका डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हो जाता है, और दूसरा फिर ये तो मेरा ट्रेड बैलेंस है, दूसरा हो कि इंटरेस्ट का भी पैसा ऊपर है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज तो ये लोन क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं, तो इनका इंटरेस्ट भी क्या होता है, ज्यादा भराता है, यानी पैसा भी बाहर ज्यादा जा रहा है, लोन भी ज्यादा भरे, और चूंकि तीसरा है रेमिटेंस के रूप में इनको पैसा उतना प्राप्त नहीं होता, एनआरआईज का जो पैसा आए या किसी और गिफ्ट्स के थ्रू कोई पैसा आए बाहर से सरकार को, तो वो इतना ज्यादा नहीं होता कि इसको कवर अप कर पाए, इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज में आप देखोगे कि हमेशा जो जीएनपी होता है हमारा वो नेगेटिव होता है, ठीक है, जबकि सेम केस बी केस में हो जाएगा डेवलप कंट्रीज में, अगर आप देखोगे तो डेवलप कंट्रीज में क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो लोग एक्सपोर्ट क्या करेंगे, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, ठीक है, और इंपोर्ट क्या करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, लोन वो लोग कम लेंगे, लोन उनका कम होता है, क्यों, क्योंकि डेवलपर को पैसे की जरूरत कम पड़ती है, वो ऑलरेडी संसाधन ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा पैसा कमाते हैं बाहर से, देखिएगा जैसे अमेरिका सारे कंट्रीज को क्या होता है, तो मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी बेच रहा है, बहुत हेवी मात्रा में पैसा कमा रहा है, क्योंकि उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी हाई है, ठीक है, तो उसको जरूरत नहीं पड़ती, तो लोन क्यों लेगा, जब इतना पैसा आ ही जा रहा है उसको बेच बेच कर, तो लोन की जरूरत ही नहीं, क्लियर है, सबको बेच बेच कर लड़वा रहा है और अपनी मस्त एकदम कमा रहा है, ठीक है, तो उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, और ठीक है, तो ये समझ लो आप, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट के पास आपका क्या होगा, और रेमिटेंस जो है इसका पैसा अलग से, इसके पास पैसा आ रहा है, एनआरआई वाला पैसा, जो भी फॉरेन कंट्रीज अमेरिका के जहाँ बासिंदे जहाँ बैठे वो भी बेचते होंगे, तो इनको पैसा हर तरीके से मिल रहा है, तो यहाँ पर जीएनपी क्या हो जाएगा डेवलप कंट्रीज के लिए, तो डेवलप कंट्रीज के लिए जो जीएनपी हो जाएगा वो सीधे सीधे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यही अंतर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया होगा, तो याद रखिएगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जीएनपी माइनस में होता है, जबकि डेवलप कंट्रीज के लिए जीएनपी पॉजिटिव अप्रोच लेने चलते हैं हम लोग इसमें, और नेशनल इनकम में, ठीक है, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए सब सारे क्या है, मेथड है, और एक चौथा और अंतिम मेथड जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड एनएनपी। एनएनपी क्या है, एनएनपी सबका सार है, आपको ये है जीडीपी प्लस फॉरेन जो आपका इनकम है, फॉरेन इनकम जो है आपका, और प्लस यानी विदेशी आय, और उसमें आप क्या के साथ उसमें आप घटा दो गिरावट, ठीक है, यानी डिप्रिसिएशन, ठीक है, इन सब को मिलाकर आपका एनएनपी बन जाएगा, यानी जीडीपी में आपने फॉरेन इनकम जोड़ लिया, यानी इसमें भी याद रखिएगा कि ये तो आपका क्या है, ये सीधे सीधे आपका जीएनपी, यानी जीएनपी माइनस आपका क्या हो जा रहा है, डिप्रिसिएशन हो जा रहा है, ठीक है, तो आपका एनएनपी निकल जा रहा है, और भाई अब दिक्कत है कि जीएनपी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पर आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो नेगेटिव पर देखिए अप्रोच पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव में नेगेटिव हो जाएगा, तो अप्रोच क्या है, उनको जीएनपी में हमारा सिर्फ डिप्रिसिएशन घटा, आप डिपेंड कर रहा है कि हमारा जीएनपी ही नेगेटिव, उसमें और हम डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमारा और लॉस होगा, यानी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एनएनपी और लॉस में चला जाता है, ठीक है, और डेवलप कंट्रीज के लिए पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में थोड़ा सा डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो फिर उनके पास बच जाएगा, तो उनके पास कुछ अमाउंट पॉजिटिव ही रह जाता है, क्लियर है, तो ये आपका कांसेप्ट है कि मैथमेटिक्स वे में भी आपको सोचना होगा, इकोनॉमिक इज अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, इज नथिंग एल्स, राइट, सो आपका अप्रोच कैसा है और आप कितना सोच पाते हो, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे यूपीएससी में जो आपको घुमा घुमा के पूछे जाएंगे, लेकिन आपका कांसेप्ट अगर बहुत अच्छा है तो आप आराम से जवाब दे सकते हो, और याद रखिएगा कि इंडिया में नेशनल इनकम जो होता है इसी पे निकाला जाता है, एनएनपी पे, क्योंकि इसमें सारे जो एक्सपेक्ट्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो अगर बात आ जाए कि इंडिया में जनरली किसमें व्यक्त किया जाता है, तो वो जीडीपी में व्यक्त किया जाता है, याद रखिएगा, व्यक्त किसमें किया जाता है, जीडीपी में, और निकाला किसमें जाता है, एनएनपी में, ये मेरा नेशनल इनकम के 4 एस्पेक्ट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपको ये याद रखना है कि नेशनल इनकम हम आराम से इसमें निकाल सकते हैं, समझ में आया, और किसी भी देश का नेशनल इनकम उसके फाइनेंशियल ईयर में निकाला जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चारों टर्म्स को समझे। चलिए, ये मेरे छोटा सा एक टॉपिक था जिसमें मैंने आप आज इसको मैं डिस्कस करा था। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि और अलग टॉपिक लेकर आऊँ, नए नए टॉपिक्स में आपके साथ नॉलेज शेयर करूँ और आपको इस लेवल पर सोचने पर विवश कर दूँ कि आप यूपीएससी के क्वेश्चंस को आराम से बना पाओ, और साथ ही जेपीएससी और अदर्स जो एग्जाम्स है उनके भी क्वेश्चंस को बहुत आराम बनाओ। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मेंस का जो पेपर है उस पर मैं वीडियोस लेकर आऊँ और आप लोगों को उस पर रिटन बताऊं कि कैसे लिखना है तरीका, ठीक है।
कैसे हम राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे, तो कैसे करेंगे, क्या क्या लिखना हो, क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा। मैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो लेकर आ रहा हूँ मेंस को लेकर। आप लोग बने रहिए, जितना हो सकता है मैक्सिमम लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग तक रीच कर। और मेरे यहाँ पर एक बार आप विजिट कीजिए, जिनको भी करना है। यूपीएससी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपको बहुत कम खर्चे पर यहाँ यूपीएससी तैयारी करवा दी जाएगी, आप जितना सोच नहीं सकते, राइट। तो मेरा टारगेट है कि यहाँ से मैं आईएएस आईपीएस जनरेट करूँ। मेरे लिए अभी पैसा मैटर नहीं करता है, मेरे मैटर करता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा है और वो कम खर्च पर, राइट, बहुत कम खर्च पे आराम से यहाँ पर अपना यूपीएससी की तैयारी कर लें। साथ में जेपीएससी की तैयारी भी करना चाहते हो वो बहुत जल्दी कंफर्म कर सकते हैं। मेरा मेंस का बैच जो है वो अभी शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मेरे पास ये नहीं कि मेरा 10 बच्चे 15, जो अगर बच्चे आ जाए 4 बच्चे 5 बच्चे से भी मैं शुरू कर सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो मेरे पास क्या है कि मैं ये चूंकि इंस्टीट्यूट नया अभी खुला है तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए मैं क्वांटिटी यहाँ आपको नहीं दिखेगी कि बहुत भीड़ है, धीरे धीरे दिखेगी, टाइम देता हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ फैक्ट बोलता हूँ, राइट। लेकिन जो भी आपको यहाँ बच्चे वो 4 ही बच्चे अगर हैं और वो 4 बच्चे पढ़ेंगे तो उनकी गारंटी है, वो मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा रैंक लाने में कामयाब हो पाएंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उस लेवल तक ले जाऊँ अपनी मेहनत से, अपने नॉलेज से, ठीक है। चलिए बने रहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।